55 रन की कमांडिंग विक्ट्री फॉर साउथ अफ्रीका ओवर पाकिस्तान। और साउथ अफ्रीका पहली टीम बन गई है जिसने रावलपिंडी में बैटिंग फर्स्ट करते हुए मैच जीता, और मैच भी ऐसा जीता है कि पाकिस्तान को करीब करीब भी नहीं आने दिया। पाकिस्तान एक होम साइड है, पाकिस्तान को कंडीशंस का बेटर पता होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं हमें। साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से कंडीशंस को इस्तेमाल किया, स्पेशली उनके सीमर्स ने, उनके बॉलर्स ने, वो बहुत ज़्यादा शानदार था। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान देख सकता है कि साउथ अफ्रीका ने क्या किया, और बेटर इस्तेमाल किया पिच का। जो पिच पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बैटिंग ट्रैक है। जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आया तो ऐसा लगा कि ये तो कोई साउथ अफ्रीकन या पर्थ का विकेट है। जितना बाउंस और जितना कैरी हो रहा था इस विकेट के ऊपर उनके सीमर्स का, वो बहुत शानदार था। और सीम मूवमेंट भी जिस तरीके से मिल रहा था, पूरे के पूरे मैच के ऊपर बात करते हैं, एक बिल्कुल ही डिसग्रेसफुल परफॉर्मेंस, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम पाकिस्तान। पहला टी20 हार चुके हैं। अगला टी20 फ्राइडे को खेला जाएगा 31 अक्टूबर को, सो देखेंगे उस पर क्या होगा। लेकिन आज के टी20 पे बात करते हैं, आज के टी20 को देखते हैं कि किसकी क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं, और इस टीम कॉम्बिनेशन पे भी बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला है कि ये टीम कॉम्बिनेशन कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं है, आपने चेंजेस कर भी लिए हैं, आपने हारिस को बाहर करके बाबर को लेके भी आ गए हो, बट स्टिल आपका टीम कॉम्बिनेशन इज नॉट द कॉम्बिनेशन जो आपको मैचेस जितवाएगा, इज नॉट द कॉम्बिनेशन जो आपको टूर्नामेंट जितवाएगा। और ये इस वजह से बिकॉज अभी भी आपको नहीं पता है कि किस लड़के को किस नंबर पे बैटिंग करवानी है। ये बात तो मैं तब करूंगा जब हम लोग बैटिंग के मुद्दे पे आएंगे, बट अभी फिलहाल बॉलिंग की बात कर लेते हैं। सो पाकिस्तान टॉस जीत के बॉलिंग करता है, एंड यही फैसला होना था। कोई भी टीम अगर टॉस जीतती देन डेफिनेटली वो टीम यही फैसला करती कि हम लोगों ने बॉलिंग फर्स्ट ही करनी है। बिकॉज मैंने आपको बताया हुआ था, जब यहाँ पे ड्यू का फैक्टर पड़ जाता है सो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है डिफेंड करना। बट ऑल क्रेडिट टू साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, बॉलिंग की लाइन एंड लेंथ एंड अपनी बेसिकली डिसिप्लिन को नहीं भूला, वही करते चले गए, बेसिक्स को फॉलो किया, एंड दे वर एबल टू डिफेंड द टारगेट। पाकिस्तान वाइल बॉलिंग फर्स्ट पावर प्ले के अंदर बिल्कुल ही ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा चीजें ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। बी इट शाहीन अफरीदी, बी इट नसीम शाह। आप देख लें कि शाहीन अफरीदी येट अगेन अपनी जिद से या अपनी जो आदत है उनकी, वो बाज नहीं आते, वो अंदर घुसते चले जाते हैं, एंड जिसकी वजह से शाहीन अफरीदी को थोड़ी सी मार पड़ी। एंड ऑन द अदर हैंड नसीम शाह, मैंने आपको पहले भी बोला था कि किस परफॉर्मेंस पे आप नसीम शाह को इनटू द टीम लेके आ रहे हैं, क्या ऐसा उखाड़ा है नसीम शाह ने दैट ही इज बैक इनटू द टीम। लेकिन किसी के पास कोई जवाब था नहीं, एंड अभी भी यही चीज है कि नसीम शाह वो नसीम शाह है ही नहीं। नसीम शाह हैज नॉट बीन द बॉलर विच ही वाज इन 2022, जिसको हम एडमायर करते थे, जिसको हम देखते थे और प्राउड करते थे उसके ऊपर। बट वो जो उसका जिप है, वो जो उसकी सीम मूवमेंट है, वो जो एयर स्विंग है, वो सब का सब खो चुका है। एंड आई डोंट नो वो किस रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं। एंड मैं अभी भी यही कहता हूं कि अभी जो हक था पाकिस्तान की किट पहनने का, वो या तो वसीम जूनियर का था या तो हसन अली का था, क्योंकि ये दो लड़के आप पिछले 3 महीने से लेके घूम रहे थे ना। तो अगर आपने हारिस रऊफ को बाहर किया था एंड यू वर लुकिंग फॉर अ बैकअप ऑप्शन, तो नसीम शाह को उठा के टीम में डालने का कोई तुक ही नहीं बनता था। इट मस्ट हैव बीन हसन अली, जिसको आपने लात मार के स्क्वाड से ही बाहर कर दिया, या तो वो वसीम जूनियर होता। बट पाकिस्तानी मैनेजमेंट है, इसको तो ज्यादातर अपने फैसले सोशल मीडिया बेस पे करने, जो सोशल मीडिया पे आवाज उठेगी वही फैसला हो जाएगा। नसीम शाह आउट ऑफ नोवेयर, ना तो उसकी कोई खास परफॉर्मेंस है, सीपीएल खेलने गया वहां पे भी कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल नहीं किया उसने जो आप उसको टीम के अंदर ले आए हो। और जब वो टीम के अंदर आते हैं तो आपने देख लिया किस तरीके की बॉलिंग हुई पावर प्ले के अंदर। 2 ओवर में 29 रन कंसीड किए हुए थे नसीम ने। उसके बाद तो आप क्रेडिट ने जिस तरीके से आपके स्पिनर्स ने पकड़ा है, स्पेशली मोहम्मद नवाज ने बहुत शानदार बॉलिंग की। एंड यही बॉलिंग हर बॉलर को करनी चाहिए थी, विकेट टू विकेट। विकेट टू विकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग लाइन जब आप बहुत पाठे विकेट पे खेल रहे हो, जैसे कि आज रावलपिंडी का विकेट था। ये विकेट आपको अलाउ नहीं करता, अगर आप बैट्समैन के हाथ खुलवाओगे तो यहाँ पे आपको मार पड़ेगी। लेकिन जैसे मोहम्मद नवाज ने बॉलिंग की, इट वॉज फिनोमिनल। और जब से कमबैक हुआ है बहुत ज्यादा मेच्योरिटी के साथ खेल रहे हैं, विद द बैट विद द बॉल, दोनों के साथ इंप्रेसिव लग रहे हैं मोहम्मद नवाज। और बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि स्पिनर का फॉर्म में होना बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, जो कि श्रीलंका में, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। मोहम्मद नवाज इज बॉलिंग रियली वेल, और मैं उम्मीद करूंगा इसी रिदम के साथ कंटिन्यू करे। और उसने बताया कि यार लेफ्ट हैंडर हो राइट हैंडर हो, मैं किसी को भी बॉलिंग कर सकता हूं। पाकिस्तान ने उसको बचा के रखा इन द एशिया कप कि लेफ्ट हैंडर के सामने उसको एक्सपोज नहीं किया, बट स्टिल ही हैज शोन कि यार मेरे अंदर गट्स हैं कि मैं लेफ्ट हैंडर के खिलाफ भी प्रेशर सिचुएशन में आपको बॉलिंग करके दे सकता हूं। एंड शायद अगर वो नवाज का स्पेल नहीं होता देन साउथ अफ्रीका वाज एमिंग फॉर 240 एटलीस्ट, जिस तरीके की बैटिंग वो लोग कर रहे थे। साइम अयूब का अच्छा स्पेल था बीच में, विकेट्स लेने में भी कामयाब हुए, रन फ्लो पे भी स्टैंप लगाया।
उसके बाद अबरार अहमद थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पर रहे, 4 ओवर 42 रन, एक आउट उन्होंने किया, बट थोड़ी सी लाइन एंड लेंथ आज के दिन ऑफ थी अबरार की। जॉर्ज लिंडे ने थोड़ा अच्छा कैमियो खेल दिया जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने पुश कर दिया वो स्कोर, वरना एक मोमेंट पे बिल्कुल ही रन फ्लो को स्टैंड कर दिया था, रोक दिया था साउथ अफ्रीकन के पाकिस्तानी स्पिनर्स ने। एंड वो मोमेंट ऐसा था कि वहां पे पाकिस्तान कैपिटलाइज कर सकता था, बट जॉर्ज लिंडे की इनिंग्स बहुत ज्यादा क्रूशल इनिंग्स 36 रन की जो उन्होंने खेली ऑल अराउंड द ग्राउंड, और उन्होंने अच्छा चार्ज किया, आते ही अंडर प्रेशर नहीं गए बल्कि पाकिस्तानी बॉलर्स में प्रेशर डालने की कोशिश की। एंड 196 मेरे ख्याल से एक चेजेबल स्कोर था यार, मैं समझ रहा था कि बहुत क्लोज मैच होगा, पाकिस्तान जीत जाएगा ये मैच, बट जब बैटिंग करने के लिए आए तो साहबजादा फरहान सही लग रहे थे उनके आर्क में जब बॉल आ रहा था, सो ही वाज हिटिंग फॉर बाउंड्रीज। लेकिन दूसरी तरफ साइम अयूब, ही वॉज लुकिंग ओनली टू प्ले ऑन द लेग स्टम्प, सिर्फ मिड विकेट शॉट मारे जा रहे थे, पुल शॉट ट्राई करे जा रहे थे, या वो जो अपना टांग उठा के मारते हैं वो ट्राई किए जा रहे थे, बट इसके अलावा वो कुछ ट्राई कर नहीं रहे थे। एंड दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को मैं क्रेडिट दूंगा, उनके सीमर्स को, जो उन्होंने लेंथ पकड़ी, टॉप ऑफ एंड द हार्ड लेंथ, इसके अलावा उन्होंने कोई बॉल ही नहीं किया, एंड वो काफी था, उनको सीम मूवमेंट भी मिल रहा था। जिस तरीके से नांडे बर्गर बॉलिंग कर रहे थे इन द फर्स्ट ओवर, वो जो क्विंटन डिकॉक ने 2 से 3 बॉलें कलेक्ट की हैं, वो परफेक्ट फास्ट बॉलिंग डिलाइट होता है। उनका जो बॉल था वो गुड लेंथ से पड़ के क्विंटन डिकॉक कंधे से कलेक्ट कर रहा था, इट मींस विकेट हैड वेरी मच, और उस विकेट को पाकिस्तान ने, फास्ट बॉलर्स ने अच्छा रीड नहीं किया, इस वजह से देवर always going for that fuller length। and दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर्स, they came here, they banged the ball in, they used the wicket and they got rewards। उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की, जैसे कॉर्बिन बॉश ने बॉलिंग की विद द पेस, 144 145 रेगुलर एंड इनटू द विकेट येट अगेन, बहुत शानदार स्पेल मैं बोलूंगा। एंड सारे के सारे बॉलर्स को एक क्लियर प्लान दिया गया एंड सब ने उसी प्लान को फॉलो किया, भले वो नांडे बर्गर हो, लिजार्ड विलियम्स हो, कॉर्बिन बॉश हो या लुंगी इंगीडी हो, 4th स्टंप 5th स्टंप, एंड वहां से टॉप ऑफ को टारगेट करते करते सब ने बहुत शानदार स्पेल किए विद द फास्ट बॉलिंग। हमने देखा कि हमारे फास्ट बॉलर्स जहां पे स्ट्रगल किए वहां पे उनके फास्ट बॉलर्स ने कितने अच्छे अच्छे स्पेल्स किए हैं। सलमान अली आगा ने फहीम अशरफ को यूज भी नहीं किया इस वजह से कि नसीम एंड शाहीन वेंट फॉर रन्स, तो ही थॉट के मैं स्पिनर्स की तरफ जाता हूं, बट दूसरी तरफ आप देखें कि जितने भी फास्ट बॉलर्स उनके खेले वो बहुत शानदार बॉलिंग करके गए। एंड 4 फास्ट बॉलर्स एंड चारों के चारों ने बड़ा शानदार स्पेल किया, स्पेशली कॉर्बिन बॉश, 4 ओवर 14 रन 4 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, और विकेट ऑफ बाबर आजम, सलमान अली आगा एंड नीचे से 2 मजीद आउट किए उन्होंने। तो बहुत शानदार बॉलिंग कॉर्बिन बॉश वाज अ डिलाइट, जिस तरीके से उसका पेस था एंड देन सीम मूवमेंट निप जो उसको मिल रहा था विद द विकेट, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। पाकिस्तानी बैटिंग की बात करूं तो कुछ नया नहीं है बात करने को। साइम अयूब ने पावर प्ले जिस तरीके से किल किया, ही वाज जस्ट स्विंगिंग द बैट, जिसकी वजह से साहबजादा फरहान के ऊपर एक एडेड प्रेशर बना, एक बिल्कुल ही ऑकवर्ड से शॉट मारते हुए अपनी विकेट को थ्रो किया। 4 बाउंड्रीज हालांकि साहबजादा फरहान ने मारी थी, बट उसके बावजूद भी 19 बॉलों पर सिर्फ और सिर्फ 24 रन बनाए साहबजादा फरहान ने। ये उनका पुराना मसला है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। बाउंड्रीज मारते हैं, बाउंड्री का रेशो हायर है, बट डॉट बॉल्स के रेशो को नीचे लेके आना पड़ेगा अगर तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, वरना एक बाउंड्री मार के 3 डॉट खेल जाना, मेरा नहीं ख्याल बाउंड्री फिर उतनी इंपैक्टफुल रहती है। सो इस चीज को इंप्रूव करना पड़ेगा। बट मैं समझता हूं कि साहबजादा फरहान का आउट होना वो साइम अयूब का भी उसमें कुछ अमल दखल था, बिकॉज जिस तरीके से वो डॉट पे डॉट पे एक प्रेशर बिल्ड किए जा रहे थे, देन समथिंग हैड टू गिव, और वो किया साहबजादा फरहान ने, ट्राई कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, और वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद बाबर आजम की क्या ही बात करनी है, मतलब एक इररेलेवेंट सा प्लेयर है इनटू दिस साइड, जिसका टीम में आना बनता था ही नहीं। शुरू दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ, जिसकी फॉर्म ही नहीं है तो पिछले 2.5 साल से, आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको मैच जितवाए? आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बंदा आपको प्रेशर सिचुएशन से निकाल के मैचेस जितवाएगा, जिसने पिछले 2.5 साल से अपनी टीम को मुश्किलात से नहीं निकाला? आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक T20 फॉर्मेट में जो कि उसका फॉर्मेट ही नहीं है उसमें आपको मैचेस जितवा के देगा? बाबर आजम इज क्लूलेस नाउअडेज, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, ही इज नॉट द बाबर आजम वी नो। और उनके साथ भी यही जस्टिस है कि उनकी जब परफॉर्मेंस नहीं है तो आप क्यों उनको टीम में लेके आए? एंड व्हाट बाबर आजम डिड फॉर दिस कमबैक, उसने सिर्फ आराम किया। जब से वो वेस्ट इंडीज के टूर से आया है उसने क्या खेला? नथिंग, वो आराम ही कर रहा था। दूसरी तरफ अगर आप मोहम्मद रिजवान को देखें, ही वेंट टू प्ले सीपीएल खेलने के बाद आए यहाँ पे कायदे आजम ट्रॉफी का एक मैच खेला। सो आपको दिखती है एफर्ट, आपको दिखता है कंसिस्टेंसी किस वजह से आती है, आप देखते हो कि कौन ज्यादा हार्डवर्क पुट कर रहा है, एंड स्पेशली आप देखते हो कि क्या नीड है आपकी टीम को। यार आप उस्मान खान से विकेट कीपिंग करवाने के लिए तैयार हो, बट आप मोहम्मद रिजवान को टीम में लाने के लिए तैयार नहीं हो। आई डोंट नो व्हाई। क्या सोचता है सलमान अली आगा, क्या सोचता है माइक हसन अबाउट मोहम्मद रिजवान? आपकी टीम को अभी जरूरत बाबर आजम की नहीं है, आपकी टीम को अभी जरूरत मोहम्मद रिजवान की है। अगर रिजवान ऊपर से आता है ना तो आपका ये जो मिडिल ऑर्डर है ना, ये खुद ब खुद शॉर्ट हो जाएगा। आपकी टीम को जरूरत हसन नवाज के 4थे नंबर पर बैटिंग करने की है।
आपकी टीम को जरूरत मोहम्मद रिजवान के तीसरे नंबर पर बैटिंग करने की है। सलमान अली आगा तो फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि कैप्टन है, 26 तक उसको छेड़ना नहीं है। लेकिन बाबर आजम की आपको जरूरत ही नहीं है भाई, आपकी जरूरत आपने समझनी है। रिजवान इज योर नीड, रिजवान इज योर अल्टीमेट नीड। एंड आप ये देखेंगे कि रिजवान के बगैर ये टीम नहीं खड़ी हो पाएगी क्योंकि आपके पास कोई भी विकेट कीपर नहीं है जिसको आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवा सको। कोई एक विकेट कीपर बैटर पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट में आप उठा के देख लें, नहीं मिलेगा जिससे आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवा सकें। आपके पास वाहिद हल है, बाबर आजम को आप निकालें अगर तो वो 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं करता, रिजवान को लाएं, टॉप ऑर्डर में खिलाएं, नीचे मिडिल ऑर्डर्स के प्लेयर्स आपके पास खुद मौजूद हैं, वो एडजस्ट हो जाएंगे। हसन नवाज को ऊपर करें, इरफान खान नियाजी को डालें। इरफान खान नियाजी इज द प्लेयर विच पाकिस्तान नीड। हसन नवाज इज अ वेस्ट एट नंबर 6, वो कुछ भी नहीं कर सकता नंबर 6 पे क्योंकि उसका वो नंबर नहीं है। एक वो प्लेयर जिसने अपनी पूरी जिंदगी एज एन ओपनर खेली, उसको एडजस्ट किया गया इनसाइड द पीएसएल एट नंबर 4। जब वो वहां पे एडजस्ट होकर परफॉर्म करना शुरू हो गया, देन आपको कोई मसला आया, कोई मसीहा आया, उसने बताया कि हसन नवाज को मजीद नीचे करो, वो उससे परफॉर्मेंसेस ज्यादा हो जाएंगी उसकी। शायद यही हुआ है आपके साथ और आपने हसन नवाज को मजीद नीचे किया, तो जो उस लड़के का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा था इन इंटरनेशनल क्रिकेट, वो भी कहीं चला गया दूर क्योंकि उसका नंबर ही नहीं है, हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यही चीज आपने हारिस के साथ की और फिर आप बोलते हैं कि उसको अपनी शॉट सिलेक्शन पे काम करना चाहिए। आप उसको उसके नंबर पे चांस तो दें, फिर उसके बाद आप हाँ बोले यार कि इसने परफॉर्म नहीं किया, इसको हमने इनफ चांसेस दे दिए, फिर भी इसने परफॉर्म नहीं किया और हम इसको अब बाहर कर रहे हैं। बट एक लड़का जो अपनी पूरी जिंदगी टॉप ऑर्डर में खेलता है, उसको आप नंबर 7 पे खिलाएं, नंबर 8 पे खिलाएं, देन आप उसको बोले कि इसकी शॉट सिलेक्शन पैथेटिक है या इसको इनफ चांसेस हमने दे दिए। ये इनजस्टिस है हर प्लेयर के साथ। हसन नवाज का वो नंबर ही नहीं है एंड आप उसको वहां पे चांसेस दे रहे हैं। 2 मैचेस वो मजीद फेल होगा, प्रेशर पड़ेगा सोशल मीडिया का, आप उसको बाहर कर देंगे क्योंकि ये टीम 95% ये टीम सोशल मीडिया से बनती है। जो 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे बातें होती हैं वो इस टीम के अंदर होती हैं, वो इस टीम में शमूलियत हो जाती है उन प्लेयर्स की जिन जिनकी सोशल मीडिया पे बात होती है। आपको नीड है इस वक्त मोहम्मद रिजवान की, आप माने या ना माने, आपकी टीम को इस वक्त मोहम्मद रिजवान की नीड है विद द ग्लव्स इन हैंड व्हाइल प्लेइंग एट नंबर 3 फॉर पाकिस्तान। मोहम्मद रिजवान इज नीडेड, या एज एन ओपनर भी मैं कहूंगा साइम को नीचे ले आए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब आप ओपनर और विकेट कीपर आपका सेट हो जाएगा ना, मिडिल ऑर्डर की जगह खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगी। मैं आपको गिनवा चुका हूं ऑप्शंस। इरफान खान नियाजी इज द मैन टू गो। अब्दुल समद को आप डालें या ना डालें, लेकिन इरफान खान का पहला हक है बैटिंग लाइनअप में। पिछले 2 साल से आपके साथ है इरफान खान नियाजी, परफॉर्मेंसेस भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में गया, ऑस्ट्रेलिया में रेस्ट की पहली सीरीज जो उसने न्यूजीलैंड में खेली थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी सॉरी, वहां पे भी रेस्ट थे उसके। जब वो न्यूजीलैंड गया, थोड़ी मुश्किल सीरीज थी, वहां पे भी थोड़ा बहुत उसने किया, 25-30 का कंट्रीब्यूशन था उसका। बट उसके बाद से पाकिस्तान ने उसको गायब कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, कहां गया वो, किसकी जगह है वो, किसकी जगह खेलेगा अब वो, किसी को कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ सलमान अली आगा से भी परफॉर्म नहीं हो रहा है, एक बिल्कुल ही ऑकवर्ड सा शॉट मारते हुए आउट हुए एंड उनकी भी फॉर्म नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नीडेड फॉर पाकिस्तान टीम। अगर ये नीड्स आप पूरी नहीं करेंगे टीम की, तो आपका कॉम्बिनेशन जो है ना वो वर्ल्ड कप से पहले भी नहीं बनेगा। एंड हम देखेंगे वापस से कि पाकिस्तान इज एंटरिंग इन द वर्ल्ड कप विद अ पैथेटिक कॉम्बिनेशन जो आपके वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। 5-5 ओपनर्स लेके आप टीम लेके जाएंगे वर्ल्ड कप के अंदर तो कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे आप एशिया कप में गए, 5 ओपनर्स थे आपके, जो मिडिल ऑर्डर था ना वो भी आपका ओपनर था, हसन नवाज भी आपका ओपनर है। अगर आपने उसको 4 पे खिलाना है तो ठीक है, वरना आप उसको बेंच करें, बोले यार तुम्हारी 4 पे जगह बनेगी तो हम तुम्हें मैच खिलाएंगे, वरना ना तो हम तुम्हें जलील करेंगे ना तो हम पाकिस्तान के लिए नुकसान करेंगे। वो जो छठा नंबर है उस पर आप अब्दुल समद को खिलाएं अगर आपने हसन नवाज को उस पर बैटिंग करनी है। उसका भी कॉन्फिडेंस खराब ना करें और अपनी टीम को कंपोजिशन भी खराब ना करें। बहुत ज्यादा इश्यूज है पाकिस्तान टीम में इस वक्त एंड आपको ये कहना पड़ेगा बार बार कि मोहम्मद रिजवान इज द नीड ऑफ पाकिस्तान टीम, बाबर आजम की रिक्वायरमेंट नहीं है गिवन द करंट फॉर्म। और वैसे भी T20 में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। विकेट कीपर आपको चाहिए, इस वजह से मोहम्मद रिजवान इज व्हाट यू नीड। अगर विकेट कीपिंग का मसला नहीं होता तो मोहम्मद रिजवान भी आपकी जरूरत नहीं थे, लेकिन अभी आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा बिकॉज आप 2 चीजों में स्ट्रगल कर रहे हो। नंबर 1 विकेट कीपिंग, नंबर 2 योर मिडिल ऑर्डर। सो अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान को लाके, देन इसके अलावा आपको क्या चाहिए। और आप पता नहीं क्यों नाम के पीछे भाग रहे हैं, आप सोशल मीडिया से देख के टीम सेलेक्ट करते जाएं, यही होता जाएगा आपकी टीम के साथ। 55 रन से आ जा रहे हैं। कहीं घर में ये साइड साउथ अफ्रीका की जो कि डी स्ट्रिंग साइड है इनकी, ये अगर आपको सीरीज हरा के चली गई तो और थू होगी। और मोहम्मद हफीज ने ट्वीट किया था कि क्यों अपनी फर्स्ट स्ट्रेंथ साइड नहीं भेजती है कोई भी टीम, सो क्यों भेजेगी जब उनकी डी या सी साइड ही हमारी मेन टीम को हराने में कामयाब हो जाएगी, तो वो अपने मेन लड़कों का टाइम क्यों जाया करेंगे, उनकी एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे। वो उससे अच्छा उनको रेस्ट देते हैं और बड़ी सीरीजेस में उनको इस्तेमाल करते हैं। अगला मैच फ्राइडे को है, लेट्स सी वहां पे क्या गुल खिलाती है ये टीम। तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।